वेलकम टू इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ हाइड्रोफोबिसिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये QSAR पार्ट 3 है। अगर ये पार्ट समझना है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विजिट कीजिए इजी एक्सप्लोर फार्मा यूट्यूब पे और उसको देख कर ही आइए। ये रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है। मैं पार्ट 2 में बता रही थी कि कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग QSAR में पढ़ रहे थे। QSAR हो क्या रहा था? QSAR में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था। किसी भी ड्रग को देने के बाद उस ड्रग का क्या एक्शन हुआ बॉडी में जाने के बाद, और उस ड्रग की क्या प्रॉपर्टी थी, मतलब वो कितना आसानी से हमारे सेल्स को परमिएट करके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, कितनी आसानी से वो हमारा रिस्पॉन्स दे रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग पढ़ने आए हैं QSAR में, मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। वही लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये बता रही थी कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली 3 हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोफोबिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी एंड द स्टेरिक प्रॉपर्टी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेन फोकस जो करने वाले हैं उस हाइड्रोफोबिसिटी के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट एक वे था जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते थे हाइड्रोफोबिसिटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताई हूँ, बट इसमें एक बार फिर से रिवाइंड कर देना चाहती हूँ। हाइड्रोफोबिसिटी मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिसिटी मीन्स फोबिया है, उसको वाटर से फोबिया है, वो वाटर से डरता है, वो वाटर के पास नहीं जाएगा। अगर वो वाटर के पास नहीं जा रहा है तो उसका अपोजिट क्या हम लोग लेते हैं? लिपिड, मतलब वो लिपिड में सॉल्युबल है और वो लिपिड लविंग है और वो लिपिड के पास जाएगा। और हम लोगों को पता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना हुआ है, मतलब इस तरह के सारे ही ड्रग्स वो लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं बट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से हेट करेंगे। तो वही हमारा एक ड्रग है। इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम लोग किसी भी ड्रग को आसानी से परमिएट करके सेल मेम्ब्रेन से हमारे बॉडी तक ले जाएं, वहाँ जाके वो रिसेप्टर से बाइंड करे और हमें एक्शन दे। तो हम लोग एक ड्रग लिए, ड्रग इजली परमिएट किया थ्रू द मेम्ब्रेन, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और लिपिड लविंग है, और होने के बाद वो क्या हुआ? रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर गया। हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब, मेन मतलब यही था कि हम वो कैसे ही हमारे मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकता है। तो अगर हम लोग ड्रग डिस्कवरी करने जाएंगे तो ये तो देखना पड़ेगा कि जो ड्रग ले रहे हैं वो बॉडी में जाएगा भी या परमिएट करेगा भी कि नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी ड्रग डिज़ाइन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे। हाइड्रोफोबिसिटी का मेज़रमेंट मैं पहले भी बताई हूँ कि हाइड्रोफोबिसिटी का मेज़रमेंट हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। तो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टानोल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऑक्टानोल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स से मैच करता है। इसकी एक्टिविटी सिमिलर टू आवर बॉडी फ्लूइड्स होती है, समवॉट सिमिलर, नॉट कंप्लीटली सिमिलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखने से लग भी रहा है और समझ भी रहे हैं कि जो भी ड्रग्स हमारे ऑक्टानोल में ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिसॉल्व होगी, मतलब उसकी हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा है, और जो भी ड्रग हमारी वाटर में सॉल्युबल होगी, मतलब उसकी हाइड्रोफोबिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही हमारी हाइड्रोफोबिसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी फिजियोकेमिकल ये जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन पढ़ा था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये बताई भी थी कि क्योंकि QSAR एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप से हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमारे फिजियोकेमिकल
पैरामीटर्स के साथ ज्वाइंट करता है। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता था? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता था log 1/c इज इक्वल टू हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। ये होता था। इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या लिया था? K1 log p प्लस K2 log p स्क्वायर प्लस K3 K4 एंड सो ऑन। मतलब हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो था हमारा log 1/c इज इक्वल टू log 1 log p प्लस K2 log p स्क्वायर प्लस K3 प्लस K4। log p क्या है? हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट। K1 क्या है? K1 is the hydrophobic constant and P is nothing but the simply ये है हमारा हाइड्रोफोबिक। ये जो होगा ये हमारे प्रॉपर्टी पैरामीटर्स को बताएगा, हाइड्रोफोबिसिटी को, और ये हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ड्रग गया और ड्रग परमेट होने के बाद वो क्या किया? हमारे सीरम एल्बुमिन से बाइंड कर गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट, ये हमारा लीनियर होगा। लीनियर कैसे होगा ये समझिए। अब आप ही सोचिए, कोई भी ड्रग है वो सीरम एल्बुमिन से बाइंड किया है, मतलब जितना ज़्यादा वो ड्रग परमिएट करेगा हमारे मेम्ब्रेन को, उतनी आसानी से जाके हमारे सीरम एल्बुमिन वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उतनी आसानी से रिस्पॉन्स देगा। अब उससे पहले एक बात और समझिए, अगर हम log p की वैल्यू कम लेते हैं तो क्या log p स्क्वायर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी? होगी या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम log p की वैल्यू ले रहे हैं 0.1, log p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.01, मतलब और भी क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हम इक्वेशन ऐसा कर सकते हैं? क्या इस केस में हम लोग log p स्क्वायर को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मैथमेटिकल रूल है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन में क्या किया? log p स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। अगर log p स्क्वायर को इस इक्वेशन से नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? log 1/c, जो कि बार बार बोल रही हूँ, log 1/c हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, उस ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी। log 1/c इज इक्वल टू K1 log p प्लस K3 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब हम p स्क्वायर को नेग्लेक्ट किए हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल ले रहे थे। ठीक है, और इसका ग्राफ दीजिए, इसका ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे आया? बाय डिनोटिंग log 1/c ऑन द y एक्सिस एंड log p ऑन द x एक्सिस। जैसे ही हमारा log p का वैल्यू बढ़ते जाएगा, हमारी बाइंडिंग क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज होते जाएगी। यहाँ देखिए, बाइंडिंग इंक्रीजेस एंड log p इंक्रीजेस। बाइंडिंग इज ग्रेटर फॉर द हाइड्रोफोबिक ड्रग। जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा ड्रग, उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा जल्दी परमिएट करके हमारे सेल मेम्ब्रेन से हमारे रिसेप्टर के पास पहुँच जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप है दैट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन log p एंड log 1/c। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वहाँ पे सीरम एल्बुमिन का था लीनियर रिलेशनशिप में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है जनरल एनेस्थेशिया का, जनरल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ ईथर। यहाँ पे जो हम लोगों को ग्राफ मिलता है वो पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। पैराबोलिक कहने का मतलब, पैराबोलिक जनरली हम लोगों को जनरल सेंस में बात करें तो कब मिलता है? जब हम किसी ड्रग्स को देते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होने लगती है, एक लिमिटेड एट पीक लेवल पे जाने के बाद उसकी कंसंट्रेशन अब अचानक से क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बाइंडिंग क्या हो रही है? बहुत ही तेजी से हो रही है। जब उसका अपना फाइनल एक्शन, लास्ट एक्शन एट द पीक लेवल पे एक्शन दे चुका है, उसके बाद उसके पास कुछ भी एक्शन देना नहीं बचा है, तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पहले इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज हुई, और मैक्सिमम एक्शन एट द पीक लेवल पे हम लोगों को मिलेगा। तो इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, जो हम लोगों को इस नॉन लीनियर रिलेशनशिप में मिल रहा है। इसमें भी वही होगा,
log 1/c को हम लोग y एक्सिस पे डिनोट करेंगे एंड log p को हम लोग x एक्सिस पे डिनोट करेंगे। जो मैक्सिमम दो दिखाएगा वो हमारा पीक लेवल पे है, जिसको हम लोग log p नॉट के नाम से डिनोट करेंगे। अब इस इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने स्मॉल वैल्यू में क्या किया था, log p को हटा दिया था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ये वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 वैल्यू को ले रहे हैं, तो हमारा अगर log p के वैल्यू 2 है तो log p स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे log p स्क्वायर इंक्रीज होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे log p को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया था, सॉरी एक इक्वेशन को करेक्ट कीजिए, log k1 log p के बाद यहाँ पे माइनस k2 log p स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माइनस तो हम लोगों का क्या हुआ, k1 log p क्या हुआ, हट गया, तो क्या बच गया, माइनस k2 log p स्क्वायर प्लस k3, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत ये है कि जैसे जैसे हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे log p की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब अगर log p की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में करके डाल दिया है कि as the biological activity increases as log p increases, कब तक, until a maximum value log p square reaches, उसके बाद क्या हो जाएगा, log p डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों को याद रखने की जो ज़रूरत है इस पूरे ही में इक्वेशन, दैट इज इस इक्वेशन को याद करना है। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं बस इतना ही बताऊंगी। अगर इसका लास्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हम लोग को समझ में आए कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। इसके नोट्स अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। एंड फॉर मोर नोट्स विजिट कीजिए और सिंपली गूगल में टाइप कीजिए इजी एक्सप्लोर फार्मा। हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, फर्स्ट से लेके ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर तक के सारे ही नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं एज अ PDF, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।